वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है तो बहुत कंसेप्चुअल, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा, लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा, चैप्टर बहुत इजी है। लिटरली बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत इजी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और डी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्लॉक, ये आपके जैक बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर का हो या आपका मेडिकल सेक्टर का हो, हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस ब्लॉक से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन होता इजी है, लेकिन कहीं कहीं कंसेप्ट हम नहीं समझ पाते हैं तो चैप्टर हम लोग का टफ हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल फोकस कर रहे होंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपने घर में भी हार्ड वर्किंग कर रहे होंगे और बिल्कुल कंसंट्रेट और फोकस होकर इस वीडियो लेक्चर को आगे भी देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं आज के पीरियोडिक टेबल का, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। करंट में, प्रेजेंट में जो पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं उसका एक रफ डायग्राम आपके सामने यहां पर बनाया हुआ हूं। एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग का प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। लेफ्ट ब्लॉक को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, राइट ब्लॉक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, मिडिल ब्लॉक को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, और बॉटम वाले ब्लॉक को, बॉटम पोर्शन में रखे गए ब्लॉक को हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप हैं, दैट इज फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। उसके बाद स्टूडेंट डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप हैं, टोटल 10 ग्रुप है, और जिसका नोमेनक्लेचर है, नंबरिंग है इसका ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। उसके बाद 13 से लेकर 18 ग्रुप जो है वो आपका पी ब्लॉक में है, और थर्ड ग्रुप में जो आपका 28 एलिमेंट है वो आपका एफ ब्लॉक का है। हाँ जी, तो ये जो नंबरिंग किया गया है, ये जो अरेबिक नंबर आप देख रहे हैं, ये अरेबिक नंबर तो यूपैक के द्वारा दिया गया था। अब वैसा ही एक रोमन नंबर दिया गया था मेंडलीफ के द्वारा। समय के साथ साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, बट रोमन नंबरिंग दिया गया था मेंडलीफ के अकॉर्डिंग। और मेंडलीफ के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप हैं, और वो कौन से हैं? फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। ये हो गया आपका एस ब्लॉक में। उसके बाद पहले आप राइट वाले पोर्शन में आ जाइए, पी ब्लॉक में आ जाइए। थर्ड ए से लेकर 8 ए नहीं बोलना है, 8, थर्ड ए से लेकर 7th ए और फिर 8, ये सारे के सारे आपके पी ब्लॉक में है। उसके बाद आज ये स्टूडेंट आपका डी ब्लॉक में थर्ड बी, ध्यान देना आप यहाँ पे, थर्ड बी से लेकर आपका 8th ग्रुप तक ये आपका डी ब्लॉक में है, और साथ ही साथ आपका फर्स्ट बी और सेकेंड बी भी यहीं पर है। तो थर्ड बी से लेकर 8th ग्रुप इंक्लूडिंग 1B एंड 2B, ये सारे के सारे आपके डी ब्लॉक में हैं। और अगर एफ ब्लॉक के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट, तो मैं आपको पहले भी डिक्टेट कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चैप्टर को। तो जितने भी थर्ड बी ग्रुप में आने वाले 28 एलिमेंट हैं, उन्हें एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही कहा जाता है। तो जब हम इस पीरियोडिक टेबल का रफ डायग्राम समझ लिए, तो अब हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो पोजीशन के बारे में बात करें स्टूडेंट कि डी ब्लॉक का पोजीशन कहां है, तो मिडिल पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप हैं? डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप का नंबर क्या है? आइदर 3 से 12 बोलना, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, या फिर इसी को बोल सकते हैं थर्ड बी टू 8 इंक्लूडिंग 1B एंड 2B। उसके बाद सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक में जो सब ग्रुप है वो बी है, लेकिन एस और पी ब्लॉक में जो सब ग्रुप है वो ए है। तो डी ब्लॉक का सब ग्रुप क्या हो गया? बी हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट पीरियड के बारे में, ध्यान से सुनना। तो आज का जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल 7th पीरियड है, 7 पीरियड है। और एस ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होता है फर्स्ट पीरियड से, पी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होता है सेकेंड पीरियड से, ये मैं सब पहले बता चुका हूं। डी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड से नहीं, 4th पीरियड से। तो ये रहा, मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, और ये 7th पीरियड है। तो डी ब्लॉक
डी ब्लॉक स्टार्ट होता है आपका 4th पीरियड से, तब है 5th पीरियड में भी है, तब 6th पीरियड में भी है और 7th पीरियड में भी है। और जो 4th पीरियड है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 5th पीरियड है इसमें भी स्टूडेंट 10 एलिमेंट्स हैं, 6th पीरियड है इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं और 7th पीरियड है इसमें भी आपका 10 एलिमेंट्स हैं। तो बात आया पीरियड का, तो डी ब्लॉक आपके टोटल 4 पीरियड में है, दैट इज 4th, 5th एंड 6th एज वेल एज 7th पीरियड। और टोटल एलिमेंट कितने हो गए? हर एक पीरियड में आपके 10 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए स्टूडेंट? तो टोटल एलिमेंट हो गए आपके 40 एलिमेंट्स। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि टोटल एलिमेंट तक हम लोग समझ लिए हैं। अब उसके बाद पहले हम लोग इसको फिलअप करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने आपको अभी समझाया उसी बात को मैं यहाँ पर लिखा हूं कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का पोजीशन कहाँ है? मिडिल पोर्शन। कौन कौन से ग्रुप में है? 3 से लेकर 12, या इसी को अगर आप रोमन नंबर में बोलोगे तो 3rd बी से 8th इंक्लूडिंग 1st बी एंड 2nd बी। सब ग्रुप कौन से हैं? बी है। पीरियड कौन सा है? 4th पीरियड से 7th पीरियड में। ईच पीरियड कंटेन 10 एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में वैसे तो 4th पीरियड में अगर आप देखेंगे तो टोटल 18 एलिमेंट हैं, लेकिन वो टोटल 18 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं और 6 एलिमेंट आपके पी ब्लॉक के हैं। तो 2s को हटा दीजिए, एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स को हटा दें आप, पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स को हटा दें, तो 18 में से आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 एलिमेंट रिमूव हो गया, तो बचा कितना? 10 एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एक पीरियड में 10 एलिमेंट्स हैं। तो 4th पीरियड में 10, 5th पीरियड में 10, 6th पीरियड में 10, 7th पीरियड में 10, तो टोटल आपका 40 एलिमेंट्स हो गया। तो वही मैंने लिखा है, आपका टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया? 40 हो गया। अब आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और मैं आपको एफ ब्लॉक में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिखने का तो बहुत तरीका है स्टूडेंट, बट एक इजी फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि पहले आप सेल लिखें, फिर आप सबसेल लिखें और लास्ट में उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। और अगर आपको जो अभी मैंने यहाँ पीरियोडिक टेबल बनाया था उसका रफ डायग्राम अगर आपके दिमाग में क्लियर है, तो जैसे ही हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम लोग को जो आपको ब्लॉक दिखता है वो एस ब्लॉक दिखता है, तब उसके बाद हम डी में जाते हैं और तब उसके बाद हम लोग लास्टली पी में जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग सेल को लिखते हैं। तो सेल को लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल को हम लोग मान लेते हैं एनएच सेल। एन इंडिकेट्स आउटर मोस्ट सेल, एन इंडिकेट्स वैलेंस सेल। अब उसके अंदर चलो, तो अंदर चलोगे तो वो उससे कम होगा, दैट इज n-1, n-1। एस के बाद तो डी आपका आ ही जाएगा, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक तो आ ही जाएगा। तो पहले मैंने आउटर मोस्ट सेल लिखा, उसके बाद मैंने इनर सेल लिखा, जहां पर n बता रहा है आउटर मोस्ट सेल एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 4th to 7th बिकॉज इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द डी ब्लॉक lies from 4th period to 7th period. So the value of n will be 4 और 5 और 6 और 7. अब जब आपने सेल लिख लिया, आउटर मोस्ट सेल, इनर सेल लिख लिया, तो सेल के बाद आप सबसेल में चले और सबसेल के लिए मैंने पहले यहां पर क्या लिखा? S, और उसके बाद क्या लिखा मैंने? डी सबसेल। जब सेल आपने लिख लिया, सबसेल आप लिख लिए, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं स्टूडेंट। तो जब आपका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा तभी आप डी ब्लॉक में आप मूव कर पाएंगे। तो एस में टोटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी कहीं कहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे या तो एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जहां एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट होंगे वही आपके 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे या कंटेन करेंगे, बाकी नॉर्मल वाले सारे के सारे में एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद n-1 डी सबसेल में 1 से लेकर टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि एक सीरीज में, एक पीरियड में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। टोटल 10 डी सबसेल में देखा जाए स्टूडेंट, मैं आपको यहां पर एक रफ डायग्राम बना के बता रहा हूं। मान लेते हैं कि ये डी सबसेल है और डी सबसेल में आप जानते हैं कि टोटल 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ।
तो 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डी सबसेल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किए हैं। उसी तरीके से एस में हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किए हैं। मैं फिर से इसी बात को एक बार एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटी है। मैं पहले सेल लिखूंगा, तब सबसेल लिखूंगा, और तब लास्ट में मैं इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा। मैं आउटर मोस्ट सेल को n मान लेता हूं और उससे इनर वाले सेल को n-1 मान लेता हूं। सेल लिखने के बाद अब मैं सबसेल में आता हूं। सबसे पहले मैं सबसेल S लिखता हूं, उसके बाद मैं सबसेल D लिखता हूं। S सबसेल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, लेकिन स्टूडेंट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी शो करते हैं। तो जो एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेगा उसके S सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी नॉर्मल वाले में जो एक्सेप्शन नहीं है उसके S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। अच्छा, डी में आप जैसा कि अभी मैंने बताया कि डी सबसेल कंटेन 5 डिफरेंट ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन with different spin या opposite spin, so the d subshell a total contains of 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए d सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मैं यहां पर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक लिखा हूं। जहां पर n बता रहा है वैलेंस सेल, n-1 बता रहा है इनर सेल, ये s और d बता रहा है सबसेल, और उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके नंबर्स इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। द वैल्यू ऑफ n विल स्टार्ट फ्रॉम 4 to 7 because the elements of D block starts from 4th period to the 7th period। अब आता है स्टूडेंट नोमेनक्लेचर ऑफ D ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, the D subshell contains 5 different orbitals, 1 2 3 4 5। अब इस 5 ऑर्बिटल का नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है DXY, इसका नाम है DYZ, इसका नाम है DXZ, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसका नाम है DX2, Y2, और इसका नाम है DZ2। और अगर आप एक पॉइंट में यहां पर और जोड़ देता हूं, शेप ऑफ D ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ D ऑर्बिटल, ये जितने भी D ऑर्बिटल हैं इनका अगर शेप के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो इनका शेप होता है डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल। ऑर्बिटल के बारे में क्या आप एक बात और याद रखेंगे कि ईच ऑर्बिटल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन बट विथ अपोजिट स्पिन। ईच ऑर्बिटल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन बट विथ अपोजिट स्पिन। ईच ऑर्बिटल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन बट विथ अपोजिट स्पिन। अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ईच ऑर्बिटल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो ये था स्टूडेंट इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, जो उम्मीद करता हूं आपको समझ। ओके स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं कि जैसे जैसे चैप्टर डेप्थ में जाएगा, आगे प्रोसीड करते जाएगा, वैसे वैसे चैप्टर आपका कंसेप्चुअल होते जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलेंगे। चलिए देखिए, अब अगला पॉइंट, डी ब्लॉक का, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अदर नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे स्टूडेंट आपका या मेरा एक हम लोग का स्कूल नेम के अलावा निकनेम भी होता है, जो हमारे फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह हमें उस नाम से बुलाते हैं। उसी तरीके से डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का भी एक दूसरा नाम है, अदर नेम है, और वो अदर नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैं यहां से आपको 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम क्यों पड़ा और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों हैं? दोनों 2 डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपके एग्जाम में पूछता ये है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है वो चीज। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, आखिर डी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम ट्रांजिशन ही क्यों पड़ा। देखो स्टूडेंट, इंग्लिश में एक वर्ड होता है मिडिल, वो तो आप समझते हैं। इंग्लिश में उसी मिडिल का एक और सिनोनिम्स होता है, मीनिंग होता है इंटरमीडिएट, वो भी आप समझते हैं। तो मिडिल का आप मतलब समझ रहे हैं, इंटरमीडिएट का आप मतलब समझ रहे हैं। इसी मिडिल और इंटरमीडिएट को केमिस्ट्री में एक नया वर्ड दे दिया गया है, ट्रांजिशन, जिसका मतलब होता है बीच वाला। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट का पोजीशन है और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है, वो पोजीशन और प्रॉपर्टीज है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का इंटरमीडिएट है।
इसीलिए जो मिडिल ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट दे दिया गया। अब पोजीशन कैसे? एज यू आर फैमिलियर विद द फैक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट ब्लॉक एस ब्लॉक है, राइट ब्लॉक पी ब्लॉक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि मिडिल ब्लॉक आपका डी ब्लॉक ही होगा। तो पोजीशन जो है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन है, दिस पोजीशन इज इन द मिडिल, दिस पोजीशन इज इन द इंटरमीडिएट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, and so we call the D block element as the transition element. Since D block element का पोजीशन S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में है, तो इसके पोजीशन बीच में होने के कारण से हम लोग इसका दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट दे दिए। उसके बाद स्टूडेंट एक और बात है कि सिर्फ पोजीशन ही नहीं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी इनका नाम ट्रांजिशन है। मतलब डी ब्लॉक का जो प्रॉपर्टीज है वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का इंटरमीडिएट है। वो कैसे है आइए स्टूडेंट देखते हैं। एस ब्लॉक में अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ दें तो ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, मतलब दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर पी ब्लॉक में देखिए स्टूडेंट तो मैक्सिमम एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, मतलब इधर वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो लेफ्ट वाला हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपका राइट वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच वाला एलिमेंट है, तो प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। दूसरी बात स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, इस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो आयनिक प्लस कोवैलेंट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं क्योंकि स्पेस नहीं था मेरे पास, वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। तो फिर से देखिए, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो भी प्रॉपर्टीज है वो उसका इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। अच्छा, आप पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि पी ब्लॉक के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाईली पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में रखा गया, प्रॉपर्टीज इसका बीच का है, इंटरमीडिएट है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन कहा गया। पॉइंट नंबर 1, ये एस ब्लॉक जहां आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक जहां कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, डी ब्लॉक आयनिक प्लस कोवैलेंट दोनों बनाते हैं, मतलब फिर से इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, जहां पर एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट उसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव नेचर का है, मॉडरेट रिएक्टिव नेचर का है। इसका मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज है वो फिर से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का बीच का है, इसीलिए जो पोजीशन और प्रॉपर्टीज ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इंटरमीडिएट शो करता है, और इसीलिए इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट रख दिया गया है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, ये मैं आपके बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है वो आप बताएं, और साथ ही साथ ये आंसर भी उस क्वेश्चन में मेंशन करना होगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग, ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, हम किस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं। जैसा कि आप लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि द डी सबसेल कंटेन 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, नाम मैंने बता दिया आपको, और ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डिफरेंट ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये फुलफिल्ड कंडीशन में है तो इसका मतलब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि ये हाफ फील्ड है तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट कि ये D5 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 1 से लेकर 10 तक का कोई भी नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 10, मतलब तुम D1 ले लो, D2 ले लो, D3 ले लो, D4 ले लो, D5 नहीं क्योंकि वह हाफ फील्ड हो गया, D6 ले लो आप, D7 ले लो, D8 ले लो, D9 ले लो, बस D10 नहीं क्योंकि फुलफिल्ड हो जाएगा। तो D1 से लेकर D9 एक्सेप्ट D5
अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हैं तो इस तरह के कंफिगरेशन को हम लोग कहेंगे पार्शियली फिल्ड कंफिगरेशन। D10 रहेगा तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, अगर D5 रहेगा तो हम कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, और D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 और D9 रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मैं ये बेसिक बता दिया, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं? वैसे एलिमेंट जिसके ग्राउंड स्टेट में या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो सभी एलिमेंट डी ब्लॉक में रहने वाले वो सभी एलिमेंट जिसका ग्राउंड स्टेट में या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, मतलब उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब वो फुलफिल्ड कंडीशन में नहीं हो, तो वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। आपको दोनों केस चेक करना होगा, पहले न्यूट्रल स्टेट में चेक करना होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में, और अगर मान लो कि ग्राउंड स्टेट में D10 आ जाता है, मान लो, तो फिर आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करना। अगर ग्राउंड स्टेट में और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है, मतलब वो फुलफिल्ड कंडीशन में दिखता है, तो फिर वैसे एलिमेंट को आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में उसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन हो, D10 के अलावा कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 9 तक का, तो वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। अब मैं इसी बात को समझाने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल के फॉर्म में मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिखा है, उसके सिंबल के फॉर्म में। Sc stands for the scandium, Cr stands for the chromium, Fe stands for the iron, Cu stands for the copper, Ag stands for the silver, and Zn stands for the zinc. The atomic number of scandium is 21, the atomic number of chromium is 24, the atomic number of iron is 26, the atomic number of copper is 29, the atomic number of silver is 47, and the atomic number of zinc is 30. मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिखना सिखाऊंगा स्टूडेंट, बट अभी आप इस बात पे फोकस करें। अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आर्गन 4s2 एंड 3d1 21 है, तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट वो 18 हो गया, तो 18 to 20 और डी में कितना आ रहा है 121 हो गया। तो आप उसके जाके डी सबसेल में देखो, डी ऑर्बिटल में देखो, क्या स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल में आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? क्या ये फुलफिल्ड है? क्या नहीं है? अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अगर फुलफिल्ड कंडीशन नहीं है, अगर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं दिख रहा है, पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं दिख रहा है, तो वैसे एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। एंड यस, we can say that scandium does not contain D10 electron, does not show the fulfilled orbital, does not show the D10 configuration, and hence we can say that scandium is a transition element. अब मैं आता हूं स्टूडेंट क्रोमियम पर। आर्गन 18, 4s1 और 3d5। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बट अभी आप सिर्फ ये फोकस करो कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे और कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। 18 और 1 19 एंड 5 24, तो ये रहा स्टूडेंट आपका 24 हो गया। अब देखो, क्या D10 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? क्या फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स पूरे तरीके से फुलफिल्ड दिख रहे हैं? नहीं, D10 नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यस, क्रोमियम इज आल्सो ए ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर आयरन में आ जाओ, आर्गन 18, 4s2, 3d6, क्या D10 कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है। क्या आपको ऑर्बिटल्स या सबसेल कंप्लीटली फिल्ड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो यस वी कैन से दैट आयरन इज आल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर पे आ जाओ स्टूडेंट, आर्गन 18, 4s1, 3d10। अब देखो यहां पर 18, 10, 28 और 129। अब देख के बताओ, क्या आपको यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? हाँ, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। तो ट्रांजिशन कहने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? D10 नहीं होना चाहिए, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन
अगर ग्राउंड स्टेट में आपको दिखता है तो एक बार स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक कर लो। तो भाई कॉपर का जब मैंने देखा ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रल है, मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाया है, कॉपर को जब मैंने न्यूट्रल स्टेट ग्राउंड स्टेट में दिखा तो उसका डिटेन कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो अब मैं चेक करूंगा सेकंड कंडीशन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टूडेंट आपको पता होगा कि कॉपर जो है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कॉपर जो है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो कॉपर का मैं अब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में ले रहा हूं, डाइवैलेंट स्टेज में मैं लेने जा रहा हूं। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो पहले मैं वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा जो वैलेंस सेल होगा। और वैलेंस सेल को पहचानने का तरीका क्या है, उस सेल का वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू होगा, बिगर वैल्यू होगा। तो 4 और 3 में से बिगर वैल्यू कौन सा है, 4 है, मतलब वैलेंस सेल कौन सा है, 4th है। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बट 4s में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया तो ये 0 हो गया। फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करूंगा तो मुझे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो जब 10 में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया तो ये 9 हो गया। अब आप चेक करो क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डिटेन कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं। क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, नहीं है। तो कहता है कि जिस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डिटेन कॉन्फ़िगरेशन ना हो, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ना हो, वैसे सभी एलिमेंट्स को वी कैन से द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिंस कॉपर का +2 स्टेज में डाइवैलेंट स्टेज में D9 कॉन्फ़िगरेशन है, वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल को नहीं शो कर रहा है, हेंस वी कैन से दैट द कॉपर इज आल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट नॉट इन द ग्राउंड स्टेट, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द +2 स्टेज इन द डाइवैलेंट। हम लोग अब इतने एलिमेंट्स को चेक करने के बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सिल्वर Ag सिंबल है, एटॉमिक नंबर 47। हम लोग अभी ये न्यूट्रल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रिप्टन 36, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना बता दूंगा स्टूडेंट, बट अभी आप सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहेंगे उस पर फोकस करो। 36 5s1 4d10, 36 10 46 और 147। अब देखो क्या डिटेन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, हाँ बिल्कुल शो कर रहा है। ग्राउंड स्टेट में तो डिटेन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब हम लोग इसी बात को हम लोग चेक कर लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करेंगे तो Ag+ और Ag2+ मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट दोनों स्टेट में चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग डाइवैलेंट स्टेट में चेक करते हैं Ag+। अब अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमने 5s से रिमूव किया तो ये 0 हो गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग 4d से रिमूव करेंगे तो ये हो गया आपका D9। तो आप देख सकते हैं कि +2 स्टेज में डाइवैलेंट स्टेज में ये D9 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मतलब ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स को नहीं शो कर रहा है, एंड हेंस वी कैन से दैट कि सिल्वर इज आल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसी बात को स्टूडेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा है कि सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, देन हाउ कैन वी से दिस एलिमेंट एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कह सकते हैं। तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट नहीं चेक करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करना है। इन दोनों स्टेट को चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है तब तो आप उसे ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों स्टेट में किसी भी एक स्टेट में अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन को नहीं शो कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी रिगार्डेड और कंसीडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सिल्वर को भले ही ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाइवैलेंट स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है, इसीलिए हम लोग सिल्वर को ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। तो कॉपर सिल्वर दोनों का एग्जांपल मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, कुछ और एग्जांपल यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनीशियम, ये 112 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 एंड कोपरनीशियम का एटॉमिक नंबर 112। ये जितने भी 4 एलिमेंट हैं, ये 4th पीरियड का, 5th पीरियड का, 6th पीरियड का, 7th पीरियड का, ये पीरियोडिक टेबल के 12th ग्रुप में है। ये जो एलिमेंट हैं ये पीरियोडिक टेबल के 12th ग्रुप में है, या फिर हम कह सकते हैं 2nd B ग्रुप में है। तो आइए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लेते हैं कि ये एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं। तो जिंक का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आर्गन 4s2 3d10।
हाँ जी, तो देखिए मैंने ये न्यूट्रल स्टेट में लिखा है, ग्राउंड स्टेट में लिख रहा हूं, तो आर्गन का 18 और 10 28 और 2 30 हो गया। तो आप देख के बताओ क्या डिटेन कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो जिंक को भी हम ट्रांजिशन नहीं कह सकते हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम सेकंड डी ग्रुप का है, इसका मतलब ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 मतलब डाईवैलेंट स्टेट। तो जिंक का आप डाईवैलेंट स्टेट में चेक कर लेते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, तो पहले हम वहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं जो वैलेंस सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, और उस वैलेंस सेल को पहचानने का तरीका, इसमें सेल का वैल्यू सबसे बड़ा है, तो 3 और 4 में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4, तो वैलेंस सेल कौन सा हुआ, 4। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। क्या 4 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, तो पूरा का पूरा यहीं से रिमूव कर दिए, तो ये हो गया 0। तो डाईवैलेंट स्टेज में भी इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, न्यूट्रल में भी D10 था और डाईवैलेंट में भी D10 है, मतलब ग्राउंड में भी इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन था, और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब डाईवैलेंट स्टेट में भी ये D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो दोनों का दोनों स्टेट में ये D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कर सकते हैं। देन व्हाई जिंक कैन, क्वेश्चन आता है व्हाई जिंक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज zinc in the ground state as well as in the +2 oxidation state, divalent state, shows the D10 configuration, shows the fulfilled orbitals, and hence we cannot say it as the transition element। उसके बाद स्टूडेंट आप कैडमियम का देख लें, क्रिप्टन 5s2 4d10 36 1046 और 248, कैडमियम का फिर से D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब लेकिन किसमें आ रहा है, न्यूट्रल स्टेज में। अब हम डाईवैलेंट स्टेज में चेक कर लेते हैं, सेकंड बी ग्रुप का है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी चेक करता है, तो CD +2 स्टेज में चेक कर लेते हैं, कैडमियम को डाईवैलेंट स्टेज में चेक कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 5s से निकाला, लेकिन तब भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तब भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ही बता रहा है, मतलब कैडमियम को भी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट आपका मरकरी, जेनॉन 54 4f14 5d10 और 6s2, देख सकते हैं 54 और 14 68 10 78 और 2 80 हो गया। अब देखो यहां पर मरकरी का फिर से D10 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, लेकिन कब, ग्राउंड स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक कर लो, तो मरकरी को जब आप +2 डाईवैलेंट स्टेज में चेक करेंगे तो उस कंडीशन में मर्क्यूरी के स्टेट में आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, 4 5 से कि 6 से, 6 से, क्योंकि बैलेंस से यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो +2 स्टेज में भी D10 कॉन्फ़िगरेशन ही शो कर रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट हो जाए चाहे आपका +2 स्टेट हो जाए, उसमें ये D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो कर रहा है। और हमें तो वैसे एलिमेंट चाहिए जो इन दोनों स्टेट में D10, मतलब इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में D10 कॉन्फ़िगरेशन ना शो करे, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों एलिमेंट हैं वो D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट आपका कॉपरनीशियम, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखें आप, कॉपरनीशियम का रेडॉन 5f14 6d10 एंड 7s2, कैलकुलेट कर लें। रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 और 14 कितना हो गया 100, और 100 + 10 कितना हो गया 110 और 2 112, तो देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 112 हो गया। अब देखो अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है, और ये ग्राउंड स्टेट में है तो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब +2 स्टेट में चेक कर लेते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के चेक कर लेते हैं, तो पहले किससे निकालेगा, वैलेंस सेल से, वो कौन सा सेल होता है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सेल, तो 5th 6th और 7th में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बिगर वैल्यू कौन सा है 7s, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से रिमूव कर दिया, फिर भी D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी और आपका कॉपरनीशियम, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ग्राउंड स्टेट में और डाईवैलेंट स्टेट में, +2 स्टेट में, डाईवैलेंट स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक that do not contain या do not show D10 configuration in their ground state or stable oxidation state are known as the transition element। अब फिर इसमें क्वेश्चन था, इसी का आंसर का अगला पार्ट है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे shows D10 configuration in the ground state as well as the stable oxidation state। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि डी ब्लॉक जो है वो टोटल 4 पीरियड में है, 4th 5th 6th और 7th। 4th पीरियड में कितने डी ब्लॉक के एलिमेंट है 10,
फिफ्थ में 10, सिक्स में 10 और सेवंथ में 10, मतलब डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं? 40। डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट आपके 40 हैं, लेकिन 40 में से ये ऐसे 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो 40 में से आप 4 माइनस कर दें, मैं यहां जगह थोड़ा सा स्पेस खाली कर रहा हूं। टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने थे? 40, लेकिन उस 40 में से 4 ऐसे थे जो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट आर देयर? 36। हाउ मेनी डी ब्लॉक एलिमेंट आर देयर? 40। हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट आर देयर? 36। Which element are not considered as the transition element? Zinc, cadmium, mercury and copernicium. उसका ग्रुप कौन सा है? सेकंड, बी या 12? तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनिशियम को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इस वर्ड को समझने के बाद अब मैं फ्लोचार्ट आपको बना के दिखा रहा हूं, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट का एक रफ डायग्राम आपको यहां पर दिखाया जाएगा। हाँ जी, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट कहां से होता है? 4th पीरियड से, और खत्म कहां होता है? 7th पीरियड पर। तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड, ये चारों पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अच्छा, 4th पीरियड वाले को हम लोग 3D सीरीज कहते हैं, 3D सीरीज कहते हैं, या स्टूडेंट इसी को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ये मैंने आपको 3D सीरीज बताया, ये मैंने आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बताया। ये मैं फिगर लिख के बता रहा हूं, ये मैं वर्ड्स में लिख के बता रहा हूं। 5th पीरियड वाले को हम लोग 4D सीरीज कहते हैं। तो फिगर तो आपने लिख दिया, अब वर्ड्स में लिखो, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 6th पीरियड वाले को 5D सीरीज कहते हैं, और वर्ड्स में लिखो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 7th पीरियड वाले को 6D सीरीज कहते हैं, या इसको हम लोग लास्ट नहीं 4th ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 4th ट्रांजिशन सीरीज मतलब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट 4th पीरियड में है उसे 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट 5th पीरियड में है उन्हें 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट 6th पीरियड में है उसे 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट 7th पीरियड में है उसे 6D सीरीज या 4th ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। अब देखते हैं इन सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट कौन है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो 3D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट स्कैंडियम है और लास्ट एलिमेंट आपका जिंक है। स्टार्टिंग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 30। उसके बाद स्टूडेंट 4D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट है कैरियम एंड लास्ट एलिमेंट है आपका कैडमियम। इसका एटॉमिक नंबर है 39, उसका एटॉमिक नंबर है आपका 48। 5D सीरीज का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो है लैंथेनम। मैंने पहले बताया था कि लैंथेनम इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द एफ ब्लॉक, इट इज द एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट है या डी ब्लॉक के 6th पीरियड का पहला एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57। और लास्ट एलिमेंट कौन सा है? मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 80। अब स्टूडेंट यहां पर बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो जो 58 से लेकर 71 तक है उसे लैंथेनाइट्स कहते हैं, और वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो 57 से लेकर 80 तक का सारा एलिमेंट लेना है, लेकिन 58 और से लेकर 71 तक के छोड़ देना है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक के हैं। तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे लैंथेनम से मरकरी तक का वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। उसके बाद आपका स्टूडेंट एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, और लास्ट एलिमेंट है कोपरनिशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 112, और बीच में जो स्टूडेंट यहाँ पर 90 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट है, थोरियम से लॉरेंसियम तक का, ये तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप इन नंबर को छोड़ दें, इन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को आप एक्सक्लूड कर दें, रिमूव कर दें, छोड़ दें, तो 89 से लेकर 112 तक आने वाले सभी एलिमेंट को हम लोग 6D सीरीज का एलिमेंट कहेंगे, या 7th पीरियड में रहने वाले डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, या इसे हम लोग 4th ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। अब हर एक सीरीज में 10-10 एलिमेंट है, हर एक सीरीज में 10-10 एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? तो टोटल एलिमेंट हो गया स्टूडेंट आपके 40 एलिमेंट्स। तो 40 a total of 40 elements are present in the D block and each series contain 10 elements. फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट वो आपको याद करना होगा, और ध्यान में ये रखना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनिशियम को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो ये फ्लोचार्ट को स्टूडेंट आप बड़े ध्यान से देखना, और देख के ही आप इसको समराइज कर लेना।
तो अब इस डी ब्लॉक के रिलेटेड, ट्रांजिशन एलिमेंट के रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेटिव बात मैं आपको समझाता हूं, आप समझेंगे बात। देखो, पीरियोडिक टेबल के 12th ग्रुप में या फिर सेकेंड बी ग्रुप में रहने वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर-लिथियम, 30, 48, 80 और 112 एटॉमिक नंबर, इन सभी एलिमेंट को हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, सूडो ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट कहते हैं। सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। क्यों? सूडो का मतलब होता है स्टूडेंट फॉल्स। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि डी ब्लॉक जो है वो मिडिल ब्लॉक में है, उसमें टोटल 10 ग्रुप हैं, 3 से लेकर 12 तक है। जो 12th ग्रुप है वो आपका, उसमें टोटल 4 एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर-लिथियम। अब इन्हें सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक में तो रखे हुए हैं, लेकिन ट्रांजिशन का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है, वैसा मिलता जुलता प्रॉपर्टीज इस 12th ग्रुप या सेकंड बी में रहने वाले एलिमेंट्स का नहीं होता है। They do not show resemblance in the properties with the transition metal and hence they are known as the pseudo transition metal. They do not show resemblance, वो ट्रांजिशन मेटल का जो भी प्रॉपर्टीज है उसके साथ रिजेम्बलेंस नहीं शो करते हैं, सिमिलरिटी नहीं शो करते हैं, समानता नहीं शो करता है, उसका कुछ और ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कलर्ड होते हैं स्टूडेंट, जो ट्रांजिशन मेटल है वो कलर्ड है, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट है, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर-लिथियम, ये कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। तो देखिए, ट्रांजिशन मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए इसको सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। दूसरा बात, ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हाई होता है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है, ये लेस होता है। तो देखो, ये दूसरा ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है ट्रांजिशन मेटल वाले से, इसीलिए इसे हम लोग सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। सर, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, ट्रांजिशन मेटल का जो भी प्रॉपर्टीज है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसीलिए स्टूडेंट इसे हम लोग सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और भी स्टूडेंट है, इसमें बहुत सारा ऐसा है जो मैं आगे बताऊंगा, जहां पर ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये वेरिएबल नहीं शो करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि फिर देखिए, जहां पर 3 से लेकर 12 में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, यहाँ पर रहने वाले +8 तक शो करते हैं। लेकिन ये जो इसमें रहने वाले, जो 12th ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही वैल्यू शो कर रहे हैं, दैट इज +2 शो कर रहे हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर-लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन मेटल या जो 3rd से लेकर 11th ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। दे शो डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज विद द रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड सो दे आर नोन एज द सूडो ट्रांजिशन मेटल, सूडो ट्रांजिशन मेटल। उसी तरीके से स्टूडेंट जो 11th ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट है या फर्स्ट बी में रहने वाले जो एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी एलिमेंट का यूज सिक्का बनाने में किया जाता है, क्वाइंस बनाने में किया जाता है, और इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं या ग्रुप ऑफ क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। दूसरी बात, जो आपका 10th ग्रुप है या कह सकते हैं 8 में सभी नहीं, क्योंकि 8 ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग सिर्फ ले रहे हैं 10th ग्रुप वाले में। तो इसमें जो आपका निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम है, इसे यूज किया जाता है फॉर द कैटेलिस्ट, एज द कैटेलिस्ट यूज किया जाता है, एज द कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन करवाते हैं किसी कंपाउंड का, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो उस समय कैटेलिस्ट के फॉर्म में हमें निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मान लो कि मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिया, एक मॉलिक्यूल लिया अल्कोहल का,
और इस अल्कोहल का मैं रिडक्शन करवाने जा रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, मतलब रिडक्शन करवाने जा रहा हूं, या हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहा हूं, तो मुझे कैटलिस्ट के फॉर्म में या तो निकल लेना होगा, या तो पैलेडियम लेना होगा, या तो प्लैटिनम लेना होगा। और फिर जब आप अल्कोहल का करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो ये फाइनली आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फाइनली आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा जब अल्कोहल का आप रिडक्शन करवाएंगे। तो जब कभी भी हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना होता है, किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना होता है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ना होता है या फिर उसका हाइड्रोजिनेशन करना होता है, तो हमें कैटलिस्ट के फॉर्म में हमें निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम लेना होता है, मतलब 10th ग्रुप का एलिमेंट लेना होता है, या हम कह सकते हैं कि 8 रोमन नंबर में 8 ग्रुप का एलिमेंट लेना होता है। तो दोनों बात से आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका इधर अरेबिक नंबर है स्टूडेंट और ये आपका रोमन नंबर है। तो 12th ग्रुप वाले को या सेकंड बी ग्रुप वाले को सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, 11th या फर्स्ट बी ग्रुप वाले को क्वानेज मेटल कहते हैं, 10th या 8th ग्रुप वाले को हम लोग इसी से हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैटलिस्ट एंड हेंस कॉल्ड एज द कैटालाइटिक, यूज इन द कैटालाइटिक हाइड्रो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड और 7th पीरियड में रहने वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल हैं, उसको हम लोग ट्रिक के फॉर्म में याद कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले लिखा है 4th पीरियड, उसे ही हम कहते हैं 3D सीरीज या उसे ही हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। द 4th पीरियड या 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 21 टू 30। उसके बाद 5th पीरियड जिसे हम 4D सीरीज भी कहते हैं या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, इसमें देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है? टरियम, जिरकॉनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। नाम अगर याद होता है स्टूडेंट तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो फिर इसमें वरी होने का, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप सिंबल याद रख लें, दैट्स ऑल। हाँ जी, 6th पीरियड जिसको हम लोग 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, उसमें भी टोटल आपके 10 एलिमेंट्स हैं, लैंथेनम से लेकर आपका मरकरी तक, दैट इज आपका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर आपका 80 तक। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपका 58 से आपका 71 तक है वो डी ब्लॉक का नहीं है, वो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या छोड़िए, लैंथेनम, हफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो इसे हमें याद रखना है। हाँ जी, देखिए ट्रिक स्टूडेंट 11th क्लास में ही आप लोग को बता दिया गया होगा, बट फिर भी मैं ट्रिक को समराइज करवा देता हूं। सचिन तेंदुलकर, देखिएगा, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड मैन। सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड मैन। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि सचिन तेंदुलकर को जो है क्रिकेट में गॉड कहा जाता है और कई लोग उनके फैन हैं, और ये भी मानते हैं कि आज भी अगर उनको फैन है जो बहुत ब्लाइंडली उनको सपोर्ट करते हैं, और ये भी मानते हैं कि भले उनका इतना भी एज हो गया है फिर भी अगर आज भी वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए आए तो फिर से वो सेंचुरी बनाएंगे, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वही लोगों का कहना है, मैं उसी बातों को ट्रिक में जोड़ दिया हूं। सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड मैन, और अगर ग्राउंड पे अगर आ गए तो फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड मैन, फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। सेकंड वाला आप ट्रिक देख लीजिए, 5th पीरियड या 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का ट्रिक देख लीजिए। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। 6th पीरियड या 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो 10 एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 80 तक का, उसका ट्रिक आप देख लीजिए स्टूडेंट क्या है। ला हफ्ता, हफ्ता समझते हैं आप लोग, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। तो स्टूडेंट ये था आपका ट्रिक जो मैं 10 एलिमेंट्स का आपको याद करवा दिया। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाता हूं, जिससे प्रैक्टिस आपको घर में खुद से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने जा रहे हैं। देखो 11th में मैंने बहुत डिटेल से आपको इसके बारे में बताया था,
बट अब समय नहीं है कि हम लोग उतना डिटेल से अब इसको एक्सप्लेन करें। शॉर्टकट मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं, और लिखना आपको आना चाहिए स्टूडेंट। कम से कम 3D सीरीज का जो 4th पीरियड में जो डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूं। देखो, स्टार्टिंग में आज मैंने आपको बताया कि जब मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो सेल, सबसेल और इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। आउटर सेल को मैंने n माना, उसके इनर सेल को मैंने n-1 माना। आउटर सबसेल को मैंने s माना और उसके इनर सबसेल को मैंने d माना। s सबसेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और d सबसेल में टोटल 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरी बात को समझो, देखो मैं सिर्फ अभी इसके लिए बता रहा हूं, हर सीरीज के लिए अलग अलग है। जो एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेंगे उसके s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बात आया कि इसमें से कौन कौन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है स्टूडेंट कॉपर और आपका क्रोमियम। मैंने क्या किया है कि 3D सीरीज में जो टोटल 10 एलिमेंट्स है उसको मैंने 5 में डिवाइड करके दोनों तरफ लिख दिया हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज को मैंने यहां तक लिखा है, मतलब 21 से 25 तक मैंने यहां लिखा है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 26 से लेकर 30 तक मैंने यहां लिखा है। स्कैंडियम से मैंगनीज में जाने पर क्रोमियम एक्सेप्शन है, आयरन से जिंक में जाने पर कॉपर एक्सेप्शन है, और जिसमें एक्सेप्शन होगा वो उसके s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी का सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए स्टूडेंट आपको 3 पैरामीटर चाहिए। अगर आप 3D सीरीज का लिखना चाह रहे हैं तब स्कैंडियम से जिंक तक का एलिमेंट, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, मतलब 21 एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक का किसी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाह रहे हैं तो आपको 3 पैरामीटर चाहिए। एक इनर्ट गैस, आउटर सेल और इनर सेल। इनर्ट गैस के रूप में मैंने क्या लिया, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, क्योंकि यही नियरेस्ट इनर्ट गैस है, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इनर्ट गैस इन एलिमेंट्स के लिए यही है आर्गन। तब मैं 4s और तब मैं 3d, और जिस का एक्सेप्शन आएगा उसके मैं s में 1 इलेक्ट्रॉन रखूंगा और रिमेनिंग में 3d में रख दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ट्रिक कुछ नहीं स्टूडेंट, ट्रिक नाम जो दिया गया है बहुत सिंपल। आपको 3 पैरामीटर लिखना होगा। आर्गन सभी में लिखना होगा, जो एक्सेप्शन वाला होगा मतलब क्रोमियम और कॉपर, उसके 4s में आपको 1 इलेक्ट्रॉन रखना होगा, और बाकी जितना रिमेनिंग बच गया इलेक्ट्रॉन होगा उसको 3d में पुट कर देना। चलो मैं पहले स्कैंडियम के लिखने जा रहा हूं, 21 एटॉमिक नंबर के लिखने जा रहा हूं। तो पहले मैंने लिखा आर्गन, दैट इज ये हो गया 18, एक्सेप्शन तो नहीं है, इसका मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, और फिर जो रिमेनिंग है वो मैं 3d में रख दूंगा। 21 मुझे लिखना है तो 18 और 2 20 हो गया, ये 1 हो गया। आर्गन 4s और 3d सभी में होगा स्टूडेंट। एक्सेप्शन आया तो s में 1 रखना, वरना 2 इलेक्ट्रॉन रख देना। तो 18, एक्सेप्शन तो नहीं है टाइटेनियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 और 2 20, मुझे 22 रखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिया। वैनेडियम, ये 3 पैरामीटर आर्गन, 4s और 3d सभी रखना है। हाँ जी, तो देखिए ध्यान से देखिए, आर्गन 18, एक्सेप्शन तो नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 18 और 2 20 हो गया, मुझे कितना रखना है 23 रखना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए। अब आ गया क्रोमियम, आर्गन 4s और 3d तो मुझे सभी में रखना है। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर होता है दिया, अगर एक्सेप्शन होगा तो s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, वरना 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक्सेप्शन है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 18 और 1 19, रिमेनिंग कितना बच गया 5, 24 हो गया। इस तरह से मैंगनीज का 3 पैरामीटर तो हर जगह रखना है भैया, आर्गन 4s और 3d। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, अगर एक्सेप्शन है तो s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। एक्सेप्शन तो नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, मुझे कितना फिल करना है 25, यहाँ हो गया 5। इधर एक्सेप्शन देखो 3 पैरामीटर तो हर जगह होगा, आर्गन 4s और 3d मैं सब में फिल कर दे रहा हूं। आर्गन 4s और 3d सब में होगा, आर्गन 4s और 3d सब में होगा, आर्गन 4s और 3d ये सब में होगा स्टूडेंट, आर्गन 4s और 3d ये सब में होगा। जो एक्सेप्शन होगा, अच्छा आर्गन का सभी का तो एटॉमिक नंबर सेम है, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है 4s वाले पर, अगर एक्सेप्शन है तो s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन है क्या, नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 18 और 2 कितना हो गया 20, फिल कितना कितना है 26, तो d में कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। 27, 18 तो हो चुका है, क्या एक्सेप्शन है क्या, नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। 18 और 2 कितना हो गया 20, फिल कितना करना है 27, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 28, 18 तो हो चुका है, क्या एक्सेप्शन है क्या निकल, नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। 20 हो गया, तो d में कितना आ जाएगा 8। 29 मुझे फिल करना है, 18 तो हो गया, एक्सेप्शन है क्या, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 18 और 1 कितना हो गया 19, कितना फिल करना है 29, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। जिंक
एक्सेप्शन है क्या, तो 2, और ये हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 220 और 10 30। बस यही ट्रिक है स्टूडेंट कि मुझे आर्गन 4s और 3d सब में रखना है, और अगर एक्सेप्शन है तो 4s में 1, नहीं तो जनरल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। और इस तरीके से आप दिमाग में भी रखेंगे कि एक्सेप्शन क्रोमियम है और कॉपर है, लेकिन किस में, 3d सीरीज वाले में या 4th पीरियड वाले में। अब सुनो स्टूडेंट, मैं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको और बता देता हूं। आखिर इन सारे एलिमेंट को 3d सीरीज क्यों कहा गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, इसीलिए इनको 3d सीरीज कहते हैं। 4th पीरियड में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल 4th है, इसीलिए 4th पीरियड में रखा गया। मैं 3 क्वेश्चन बताया, 4 क्वेश्चन इनफैक्ट आपको बता दिया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एक्सेप्शन कौन से हैं, 3d क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, इसीलिए 3d सीरीज कहा जाता है। और 4th क्वेश्चन था स्टूडेंट कि 4th पीरियड में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके बैलेंस सेल जो है वो 4th है, इसीलिए 4th पीरियड में रखा गया। तो 3d सीरीज का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया। कल मैं 4d सीरीज और 5d सीरीज का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और रेगुलर वीडियोस को आप देखते रहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था, फिर हम लोग यहां से कल प्रोसीड करेंगे।